नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोज़ाना की तरह पुनः आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको साड़े का प्रतीक, साड़े का प्रसार किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें बता दी थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको साड़े के गुणधर्म के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। क्या क्या साड़े के गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से साड़े को हल किया जाता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं। आप भी हम पूर्ण रूप से फिनिश करवा चुके हैं। जो उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसका हम जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक आप साड़े पढ़िए, साड़े के गुणधर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, साड़े के गुणधर्म में हम आपको सिखाएंगे। इसको देखिए, हम आपको जो है बताते हैं, थोड़ा सा इसमें परिभाषा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है साड़े के गुणधर्म में। यदि किसी साड़े की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस साड़े का मान शून्य होगा। देखिए दोस्तों, क्या है, यदि किसी साड़े की किसी पंक्ति, ये हमारा एक साड़े है, तो इसका कोई पंक्ति या स्तंभ और उसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो साड़े का मान भी शून्य होगा। ठीक वैसा ही ये है कि ये एक साड़िक बना हुआ है। यहाँ पे साड़िक हमने बना लिया पहले से, और इसमें कोई एक पंक्ति या स्तंभ, तो इसमें एक पंक्ति ली गई है। ये इसके अगर सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस साड़िक का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके प्रत्येक अवयव यानी एक पंक्ति का यानी R2 का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि यहाँ हम कारण लिख देते हैं, क्योंकि R2, इसको हम R2 ही कहेंगे, R1, R2 और R3। R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है। इसका मान 0 क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए साड़े का मान शून्य ही आएगा। ठीक है, किसी स्तंभ या किसी पंक्ति, ये अभी क्या है, पंक्ति ली गई है, पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य। अगर इसमें से कोई स्तंभ होता, जैसे अगर इस तरीके से अगर होता, ये एक और हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, ये होता हमारा 0 0 0 और यहाँ होता A B C D E F, कुछ भी होता है X Y Z। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है इधर से। तो इसका जो है कॉलम है C1, पूरा जो पंक्ति है वो, सॉरी स्तंभ है, वो क्या है, 0 है। तो इस साड़े का मान भी कितना आएगा, 0। यहाँ भी हम कारण लिख देंगे, बिकॉज, क्या लिख देंगे, बिकॉज C1 जो C1 का प्रत्येक अवयव है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज एवरी नंबर, सॉरी एवरी कंपोनेंट ऑफ C1 इज 0। क्या है दोस्तों, इज 0। So the total value is equal to 0। तो दोस्तों, क्या है इसमें, ये एक साड़िक था दूसरा, तो इसमें जो C1 है उसका प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए साड़िक का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये है दोस्तों साड़िक का पहला गुणधर्म। अब हम बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की, किसकी, दूसरे की। ये था इसका पहला गुणधर्म, कौन सा था दोस्तों, पहला। अब हम दूसरे गुणधर्म पे आते हैं, किस पे, दूसरे पे। तो देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है, उसको भी आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणिक की दो स्तंभ, यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ, पहले क्या था दोस्तों, एक पंक्ति या एक स्तंभ था, अब क्या है, यदि किसी सारणिक का 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां सर्वसम हैं,
यदि किसी सारणी की दो स्तंभ या दो पंक्ति बिल्कुल एक जैसे हैं, सर्वसम सब पूरे तरीके से के सम हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। देखिए कैसे, इसमें क्या है, हमको क्या दिख रहा है, देखिए आप 2 4 6, इसमें C1 में 2 4 6 और C3 में 2 4 6, तो ये 2 4 6 और ये 2 4 6, यानी C1 और C2 कैसे हैं, सर्वसम हैं बिल्कुल। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ हम कारण लिख सकते हैं, क्योंकि C1 व C3 C1 और C3 का प्रत्येक अवयव सर्वसम है, या C1 या C3 सर्वसम है, C1 और C3 सर्वसम है। अतः सारणी का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो वही हम बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको कि अगर किसी सारणी की दो स्तंभ या दो पंक्तियाँ सर्वसम हैं तो उस सारणी का मान भी उस स्थिति में 0 होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, C1 और C3 सर्वसम है, इसलिए सारणी का मान जो है हमारा 0 हो सकता है। ये चाहे आपके स्तंभ सर्वसम हो, चाहे आपकी पंक्तियाँ सर्वसम हो, यानी हर स्थिति में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में सर्वसम मिलते हैं तो हर स्थिति में सारणी का मान 0 होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरा गुणधर्म। कौन सा, तीसरा। ठीक है, चलिए तीसरे गुणधर्म पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा गुणधर्म हमारा क्या कहता है। तीसरा गुणधर्म कहता है, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए, तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या कह रहा है दोस्तों ये, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो समझने का मतलब, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई हमारा सारणिक है और इस सारणिक के जो ये स्तंभ हैं, ये पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें, जैसे 2 3 4 2 3 2 को हम स्तंभ बना दें, तो इस प्रकार से सभी को बनाने पर उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा तीसरा गुणधर्म कार्य करता है। तो तीसरा गुणधर्म जो है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बिल्कुल डायरेक्टली खोलकर बता देते हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। जैसे हमारा कोई एक सारणिक है, सारणिक हम मान लेते हैं, चलिए A B C D E F G H I, ये हमारा कोई एक सारणिक है। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, यदि इस सारणिक की सभी पंक्तियों को, ठीक है, पंक्तियों को स्तंभों में, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी इसमें पंक्तियाँ उनके स्तंभ बनाएंगे। चलिए A B C, तो इसको स्तंभ में लिख दो A B C, ठीक है। ये D E F, तो इसको भी लिख दो D E F, ठीक है। G H I G H I, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जो पंक्तियाँ थी इसकी, उन पंक्तियों का हमने स्तंभ बना दिया सबको। A B C को ऐसे लिख दिया, D E F को ऐसे लिख दिया, G H I को ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस सारणिक में, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने जो है पंक्तियों को ही स्तंभों में बदला हो, ठीक है। यहाँ पे स्तंभ भी ऑलरेडी पंक्तियों में बदल चुके हैं। देखिए A D G हमारा स्तंभ है, ये क्या बन गया इधर, A D G, ये हमारा स्तंभ से बदल करके पंक्ति बन गया, यानी पहला स्तंभ ये बन गया पंक्ति, दूसरा B E H ये बन गया, एक मिनट, ये हमारी पहली पंक्ति A B C स्तंभ बन गया, ये D E F ये स्तंभ बन गया, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। D E F, ये तीसरी पंक्ति हमारी G H I ये स्तंभ बन गया, ठीक है। तो ऐसे करने पर भी हमारे सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा का तैसा रहता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं चौथे गुणधर्म की ओर। क्या कहता है आपका चौथा गुणधर्म, तो देखिए दोस्तों चौथा गुणधर्म क्या कहता है,
हम आपको चौथे गुणधर्म के बारे में बताएंगे। चौथे गुणधर्म में कह रहा है यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए। पहले दोस्तों क्या कह रहा था तीसरे में कि यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियां, क्या कह रहा था, सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां और दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, या तीन की जगह दो कह रहा है, कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें भी यही पॉइंट कह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों बस एक ही यहाँ पे बदलाव होना है, चिन्ह बदलना है। तो देखिए कैसे, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा है वैसा लिख दो। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां और दो स्तंभ आपस में परस्पर विनिमय कर दो, एक दूसरे में बदल दो। एक दूसरे का मतलब है यहाँ पर कि जैसे ये ADG है, इसको इसके साथ बदल दो, यानी इस वैल्यू को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले चलो, या पंक्तियों का कर दो ABC को नीचे ले चलो और इसको ऊपर ले चलो। किसी से भी हम बदल सकते हैं। जैसे हमने आपका जो है बदलाव किया, देखो हम एक बदलाव यहाँ पर करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर, किसी का भी कर दो, C1 और C2 का आपस में बदलाव कर देते हैं, C1 और C2 ये हैं दोनों, तो C1 व C2 का परस्पर विनिमय करने पर, परस्पर विनिमय करने पर, देखिए दोस्तों C1 व C2 का परस्पर हम विनिमय करेंगे तो C1 क्या है, ADG है, इसकी जगह क्या लाएंगे हम C2, ये है C2 आपका BEH, तो हम पहले नंबर पे क्या लाएंगे BEH, ये हम ले आए आपका। C2 को क्या कर दिया हमने C1 की जगह और C1 को C2 की जगह, ये ADG को हम C2 की जगह कर देंगे, A D और G, ये आ गया C2 की जगह, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, बचा ये CF I, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने क्या किया, ये क्या कह रहा था, सारणिक की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दें। तो सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ हमने कोई दो ले लिया, हमने C1 और C2 को ही ले लिया और इनका हमने आपस में परस्पर विनिमय कर दिया एक दूसरे से। तो ADG को हमने यहाँ कर दिया बीच में C2 की जगह और BEH को C1 की जगह परस्पर विनिमय कर दिया। तो इसके मान में यानी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या कह रहा है, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों अभी चिन्ह हम इसका बदल देंगे, अभी पूरा धनात्मक है, इसको हम कर देंगे ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पूरा किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो ये है इसकी कंडीशन। अब हम ऐसा नहीं है कि हम अपना बदलाव जो है हमने C1 और C2 में किया है, हम R1 और R2 में भी कर सकते हैं। इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे ले आओ, केवल क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन उसका चिन्ह जरूर बदल जाएगा। तो ये है आपका दोस्तों चौथा गुणधर्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, पांचवा गुणधर्म और बताते हैं आपको। चलिए किस प्रकार से पांचवा गुणधर्म है उसको भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका पांचवा गुणधर्म। तो पांचवें गुणधर्म में क्या है दोस्तों वो आप समझ लीजिए। पांचवें गुणधर्म में लिखा है यदि किसी सारणिक के स्तंभ या पंक्ति से कोई पद उभयनिष्ठ है तो उसे सारणिक से उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। जैसे कोई एक सारणिक है हमारा, इसमें क्या है, ये C1 है पूरा, ये C2 है, ये C3 है। अब इस C1 में हमें M M M पूरा उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो हम इस C1 से M को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जैसे हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे C1 से M उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो हम इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यदि किसी सारणिक की स्तंभ या पंक्ति में किसी में भी अगर कोई पद उभयनिष्ठ मिल रहा है तो हम उसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं और जो बाद में बचता है उसको लिख देते हैं A B C D E F और G H I।
तो ऐसा करने पर इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये था दोस्तों आपका 5वां गुणधर्म। अब बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर। क्या है? सारडिक में परिवर्तन बताएंगे आपको, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो दोस्तों ये थे आपके 5 गुणधर्म। तो सारडिक के दोस्तों हमने आपको 5 गुणधर्म बता दिए। इन 5 गुणधर्मों से आपका काम हो जाएगा। यही आपके सारडिकों में प्रयोग होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 गुणधर्म जो है समझ में आ गए होंगे, कोई इनमें कठिनाई वाली बात नहीं थी। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारडिक में परिवर्तन करना बताएंगे, किस प्रकार से सारडिक हल होता है, किस प्रकार से सारडिक में एक बार में कितने परिवर्तन कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया होती है इस सारडिक को हल करने की, किस तरह से सारडिक को हल किया जाता है, वो सब दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।